आगे मीसा सम्राट को कहती है, इस स्कैंडल की वजह से मेरे रेपुटेशन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और मीडिया वाले तो अजीब अजीब तरह के सवाल पूछकर मेरा जीना हराम कर रहे हैं। फिर सम्राट कहता है, तुम्हारा रेपुटेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। तो इस बात पर मीसा सम्राट को प्यार से मनाने लगती है और कहती है, मुझे पता है आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हुई हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं मैं कहाँ पर होती। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो मैड डॉग अचानक 6 साल बाद राका के केस को इस तरह मीडिया में क्यों उछाल रहा है और वो ये सब क्यों कर रहा है। तो सम्राट कहता है, मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है, ये सब मेरा राइवल कर रहा है ताकि वो मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम करके इलेक्शन में हरा सके। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लूंगा। फिर मीसा कहती है, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये कारनामा तुम्हारे राइवल का है? क्या पता कोई और तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। तो सम्राट जब ये बात सुनता है तो वो मीसा को कहता है, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी बहुत कम लोगों को पता है और वो इतना भी फेमस नहीं था कि लोग उसके बारे में याद या उसके लिए बदला ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बिहाफ पर मुझसे बदला ले रही हो। तो मीसा ये बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है और सम्राट को कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। और यहाँ पर वो सम्राट को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ रोमांस फरमाने लगती है, क्योंकि मीसा भी एक नंबर की लालची होती है जो फेम और पावर की भूखी होती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इधर वायु और उसकी पलटन मीसा की ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने मीसा के बैग में एक ट्रैकर फिट किया होता है जिसके बारे में मीसा को कुछ भी पता नहीं होता। और वो लोग घर बैठे मीसा की सारी बातें सुन रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि राका की गर्लफ्रेंड मीसा है। एक्चुअली वायु की पूरी स्टोरी उसकी पूरी पलटन को नहीं पता होती, सिवा फाया के। फाया को वायु की सारी स्टोरी पता होती है पर उन लोगों को नहीं पता होती। इधर वायु जब मीसा को सम्राट के साथ रोमांस करते हुए देखता है तो बेचारा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो लैपटॉप बंद करके वहाँ से चला जाता है। तो फाया को भी वायु की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है और अपना गुस्सा कम करने के लिए वो फिर से सर्जरी की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर फाया भी आ जाता है और वो वायु को इस तरह देखकर समझ जाता है कि वायु काफी पेन में है पर वो दिखा नहीं रहा। तभी वहाँ पर टोनी आता है और वो वायु को बताता है कि हमने फसाई के फोन को पूरी तरह से चेक कर लिया है पर हमें कुछ भी नहीं मिला। फसाई का बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लीन है, हमने इतनी मेहनत की पर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर वायु कहता है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमारे हाथ कुछ अच्छी चीज लगेगी। दूसरी ओर सम्राट की इमेज उस न्यूज की वजह से खराब हो रही होती है। बहुत सारी मीडिया उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है और उससे ये भी पूछ रही होती है कि क्या उस केस से उसका कोई लेना देना है, क्या वो ये फाउंडेशन इसलिए खोल रहा है ताकि वो अपने राज को छुपा सके। तो सम्राट यहाँ पर सारे रिपोर्टर को कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा उस केस से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर ये सब हुआ है। हम लोग बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं जो न्याय में बिलीव रखते हैं ना कि अन्याय में, और हम तो हमेशा लोगों की भलाई करते हैं, तो फिर हम लोगों की बुराई क्यों करेंगे। और यहाँ पर सम्राट अपने इमेज को सुधारने की कोशिश करता है पर उसका कोई भी पैसा यहाँ पर काम नहीं करता, बल्कि हर जगह से उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो उन लोगों के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। तो वो बंदा सम्राट को कहता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाया है और अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रोजेक्ट पर लगाई है, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे हल्के में ले रहे हैं और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, और ऊपर से तुम्हारी फैमिली के इस स्कैंडल की वजह से हमारे प्रोजेक्ट पर बहुत ही असर पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे डैड इस बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहते। अगर तुम्हारे डैड ने इस बारे में मुझसे बात नहीं की और ना ही मेरा फोन उठाया तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो जैसे ही क्लब से बाहर निकलता है कि तभी वहाँ पर 2 बंदे आकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। तो वो बंदा एक वेट्रेस के पीछे जाकर छुप जाता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते बल्कि उस वेट्रेस पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सम्राट आ जाता है और उस गुंडे के हाथ पर शूट कर देता है और वेट्रेस और उस बंदे की जान बचा लेता है और उसके बाद उस बंदे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। आगे सम्राट का ये कारनामा पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और हर न्यूज चैनल पर उसकी इस दिलेरी की प्रशंसा होने लगती है और सारे लोगों को लगने लगता है कि जो बंदा एक वेट्रेस की जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ गया तो क्या वो बंदा किसी की जान ले सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग
लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं उसके बारे में। सम्राट बहुत ही अच्छा इंसान है, वो किसी को भी नहीं मार सकता, बल्कि वो तो लोगों की जान बचाता है। और पूरी जनता की राय रातों रात बदल जाती है और सारे लोग सम्राट को पूरी तरह से चाहने लगते हैं और पूरी दुनिया उसकी गुण गाने लगती है। और ऊपर से वो बंदा भी सम्राट को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर कल सही टाइम पर सम्राट आकर उसकी जान नहीं बचाता तो वो गुंडे पता नहीं उसके साथ क्या करते। फिर सम्राट भी उस बंदे को जमकर मक्खन लगाता है और कहता है तुम हमारे साथ काम करते, हमारे साथ काम करने वाले लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे कुछ होने देता। और सम्राट यहाँ पर उस बंदे को इस तरह मैनिपुलेट करता है कि वो बंदा उसके गुण गान गाने लगता है। पर उन लोगों को क्या पता कि ये सारा किया धरा तो सम्राट का ही है। उसने जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र रचा था ताकि वो फिर से पूरी दुनिया के सामने अपने इमेज को सुधार सके और उन सारे बंदों को अपने कंट्रोल में रख सके जो बंदे उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर वायु की पलटन काफी अपसेट रहती है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत से सम्राट और उसकी फैमिली की पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने खोली थी, पर सम्राट ने अपने एक ड्रामे से उन लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसे वो लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। तो वायु कहता है तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, हमारे पास बहुत सारे मौके आएंगे उन्हें बर्बाद करने के, बस देखते जाओ। हम उन्हें इस तरह बर्बाद करेंगे कि उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इधर अली अपने बॉस के कहने पर एक ब्लैक डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश करता है जो इलीगल तरीके से माफिया लोगों का ट्रीटमेंट करता है और उनकी जान बचाता है। और उस ब्लैक डॉक्टर के हाथों में ऐसा जादू होता है कि वो जिस भी पेशेंट को ट्रीट करता है वो पता नहीं कैसे मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो वायु होता है, जो अपने स्किल का इस्तेमाल करके उन लोगों की हेल्प करता है और ऊपर से वो उन लोगों का फ्री में इलाज करता है। पर किसी को भी उस डॉक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और अली के बॉस ने अली को उसी डॉक्टर को ढूंढने को कहा होता है, इसलिए अली अपनी पूरी टीम के साथ उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि उसे उस डॉक्टर का पता मिला होता है कि आज वो किसी बंदे का इलाज करने वाला है जिसे गोली लगी है, इसलिए वो उस ठिकाने पर पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले ही वो डॉक्टर अपना काम खत्म करके वहाँ से फरार हो जाता है और अली के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी अली हार नहीं मानता और वो हर जगह उस डॉक्टर को ढूंढने लगता है और उसे वो डॉक्टर मिल जाता है जो उससे छुपकर भाग रहा होता है। तो अली भी उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए और इसी चक्कर में वो एक वेट क्लिनिक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बंदा इसी क्लिनिक में घुसा है, इसलिए वो उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए उस क्लिनिक में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रिया से होती है जो एक वेट डॉक्टर होती है और वो अली से पूछती है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर किसी जानवर को दिखाने के लिए आए हैं। तो अली यहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर किसी को दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक बंदे की तलाश में आया हूँ जो इसी तरफ भागा है, क्या मैं तुम्हारे क्लिनिक को चेक कर सकता हूँ। तो रिया ये बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाती है, पर वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती है क्यों नहीं सर, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर रिया अली को अपना पूरा क्लिनिक दिखाती है कि तभी उसकी नजर अपने भाई पर पड़ जाती है जो एक स्टोर रूम में पुलिस से छिप रहा होता है। तो बेचारी रिया काफी डर जाती है कि कहीं अली इस रूम को खोलकर उसके भाई को ना पकड़ ले, इसलिए वो अली को उस रूम से दूर रखने की कोशिश करती है। पर अली उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसी रूम में वो डॉक्टर है, इसलिए वो उस रूम को खोल करके चेक करने लगता है। और इधर बेचारा वायु काफी टेंशन में रहता है कि कहीं अली आज उसे पकड़ ना ले। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अली के दरवाजा खोलने से पहले यहाँ पर एक कुत्ता आकर अली पर टूट पड़ता है। तो रिया भी उस डॉग का सहारा लेकर अली को कहती है यहाँ पर कोई नहीं है और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ज्यादा देर और रुके ना तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाएंगे जो तुम पर टूट पड़ेंगे और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तो बेचारा अली ये बात सुनकर डर जाता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और अली वहाँ से चला जाता है। अली के जाते ही रिया अपने भाई को कमरे से बाहर निकालती है और कहती है जब तुम इस रूम में छुप रहे थे तो कम से कम अंदर से दरवाजा तो लॉक कर लेते, अगर आज वो पुलिस वाला वो दरवाजा खोल लेता फिर तुम्हारा क्या होता। तो वायु यहाँ पर रिया को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। तो रिया कहती है तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो, तुम मेरे भाई हो और तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना, वैसे उस पेशेंट का क्या हाल है, वो बच गया। तो वायु कहता है हाँ मैंने उसे बचा लिया, लेकिन अब मुझे सावधानी से काम करना होगा क्योंकि पुलिस को मेरे अड्डे के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब से मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा।
दूसरी तरफ सिंह को जब पता चलता है कि इस बार भी उसकी टीम ब्लैक डॉक्टर को नहीं पकड़ पाई तो वो गुस्से से पूरी तरह से बौखला जाता है और वो अपना सारा गुस्सा अपनी टीम पर निकालता है और खासकर अली पर। और वो अली को वार्निंग भी देता है, अगर 3 महीने के अंदर तुमने उस ब्लैक डॉक्टर को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और सिंह ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा अली परेशान हो जाता है। इधर सिंह काफी टेंशन में रहता है क्योंकि जिस बंदे का वायु ने ट्रीटमेंट किया होता है उस बंदे को किसी और ने नहीं बल्कि सिंह ने ही शूट किया होता है अपने बॉस के कहने पर। लेकिन वायु की वजह से वो बंदा बच गया होता है, जिस वजह से सिंह काफी परेशान रहता है कि अब वो अपने बॉस को क्या जवाब देगा। और वो यही सारी बातें सोच सोच कर पगला रहा होता है और वो ये भी सोच रहा होता है कि कहीं वो डॉक्टर राका तो नहीं, क्योंकि 6 साल पहले जब वो राका को मारकर वहाँ से भाग गया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और उसके बाद जब वो पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंचा था तो वहाँ पर राका की बॉडी नहीं थी बल्कि वो गायब थी। पर उसने ये बात सम्राट को नहीं बताई थी, क्योंकि अगर ये बात सम्राट को पता चल जाती तो वो उसका जीना हराम कर देता। इसलिए वो सम्राट से इस बात को छुपा कर रखता है और चुपचाप राका को ढूंढने की कोशिश करता है। और इसलिए सिंह को ऐसा लगता है कि वो ब्लैक डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वायु है, क्योंकि एक बार उसकी बेटी ने उसे बताया था कि राका के हाथ में ऐसी स्किल है कि वो किसी भी इंसान को छू दे तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। और बेचारा सिंह यही सारी बातें सोच सोच कर पगला रहा होता है और वो कहता है, राका अगर तुम वो ब्लैक डॉक्टर निकले तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। इधर फसाई उस स्कैंडल को लेकर काफी परेशान रहती है कि आखिरकार मैड डॉग ने ऐसा क्यों कहा कि राका की फैमिली मर्डर केस में उन लोगों का हाथ है। तो सम्राट और उसके डैड यहाँ पर फसाई को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि ये दोनों बाप बेटे अपनी बेटी से अपने सारे काले कारनामे छुपा कर रखते हैं और वो फसाई को एकदम भनक लगने नहीं देते कि वो उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं। इसलिए सम्राट यहाँ पर अपनी बहन को बताता है कि वो लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हमारा उस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब हमारी राइवल पार्टी का काम है। उन लोगों ने जानबूझकर हम पर ये इल्जाम लगाया है ताकि वो हमें दुनिया के सामने बदनाम कर सके और इस जरिए से हमें इलेक्शन में हरा सके। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोग ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे और पूरी दुनिया को सच्चाई बताएंगे कि इन समय हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर फसाई भी कहती है, डैड आप सच कह रहे हैं, चाहे हम सच को कितनी भी छुपाने की कोशिश कर ले, आज न कल वो बाहर आ ही जाती है। जब हम लोग सच्चे हैं तो हमें लोगों से डरने की क्या जरूरत। इधर वायु भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है, फसाई तुम ठीक कह रही हो, सच्चाई को लोग कितनी भी छुपाने की कोशिश कर ले पर आज न कल वो बाहर आ ही जाती है। और तुम भी चाहती हो कि सच्चाई बाहर आए तो मैं सच्चाई बाहर ला कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ मीसा शूटिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कोई बंदा आकर अचानक उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसे देखकर मीसा पूरी तरह से डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वायु आकर उसकी जान बचा लेता है और सबके सामने हीरो बन जाता है। एक्चुअली ये सारा प्लान वायु का ही होता है ताकि वो इसके जरिए सम्राट के करीब जा सके। कि तभी वहाँ पर फसाई भी आ जाती है और वो भी ये सब कुछ देख लेती है। तो वो मीसा के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? तो मीसा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम बताओ तुम मेरे सेट पर क्या कर रही हो, क्या कोई काम था? फिर फसाई कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने के लिए आई थी ताकि मैं तुमसे ये पूछ सकूं कि मैड डॉग राका के केस में तुम्हें क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, क्या तुम्हारा भी उस केस से कोई लेना देना है? मीसा जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस केस का सीधा कनेक्शन तो उसी से है। इसलिए वो फसाई के सामने घुमा फिराकर जवाब देती है और कहती है, मेरा राका के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो लोग मुझे इस केस में इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मेरा सम्राट के साथ रिलेशन है, वो मेरा फियांसे है, इसलिए वो लोग जानबूझकर मुझे इस केस में घसीट रहे हैं, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मीसा फसाई के सामने साफ साफ झूठ बोल देती है और बेचारी फसाई भी मीसा की बातों पर यकीन कर लेती है। उसके बाद फसाई वायु से मिलने के लिए जाती है तो वायु कहता है, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? तो फसाई कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मीसा का पीछा कर रहे हो? फिर वायु कहता है, होल्ड ऑन और अपने जुबान पर लगाम लगाओ, आज अगर मैं सही टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो तुम्हें पता है तुम्हारी मीसा के साथ क्या होता, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझ पर ही उल्टा भड़क रही हो फसाई। फिर फसाई कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्या तुम मुझे जानते हो? वायु कहता है, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हें तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली का स्कैंडल अभी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, जहाँ पर तुम्हारी फैमिली के कारनामे दिख रहे हैं और तुम रातों रात फेमस हो गई हो। वैसे फेमस होकर कैसा लग रहा है? तो फसाई यहाँ पर वायु की इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका ध्यान वायु के चोट पर पड़ जाता है और वो कहती है, तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा ना, रुको मैं अभी किसी को कहती हूँ तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगाने को। और वो ये कहकर किसी को बुलाने के लिए चली जाती
जाती है। तो वायु जब फसाई के मुंह से ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है क्या पॉलिटिशियन के बच्चे इसी तरह लोगों के सामने अच्छा होने का दिखावा करते हैं या वो सच में अच्छे होते हैं। तो फसाई जब ये बात सुनती है तो वो वायु को कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें पॉलिटिशियन से क्या प्रॉब्लम है, पर सारे पॉलिटिशियन बुरे नहीं होते, शायद इसमें भी मेरी ही गलती है। मुझे तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था क्योंकि तुमने आज मिसा की जान बचाई है। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए था लेकिन मैं तुम्हें ही अनाप शनाप बोल गई। और यहाँ पर फसाई वायु को थैंक यू कहती है जिसे सुनकर वायु पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर फसाई कहती है मैं तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी उन सारी हरकतों को भूल गई हूँ। अगर तुमने मीसा का पीछा करना नहीं छोड़ा तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते। और फसाई ये कहकर डायरेक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वायु को चोट लगी है, इसलिए जाकर उसे मेडिसिन दो। और उसके बाद फसाई डायरेक्टर की जमकर क्लास लगाती है कि क्या वो इसी तरह काम करती है। उसके एक्ट्रेस के आसपास इतने अनजान लोग घूम रहे हैं, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम चुपचाप ये सब देख रही हो। वो बंदा कब से मीसा के पीछे पड़ा हुआ है, अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई तो तुम्हें पता है मीसा के इमेज की धज्जियां उड़ सकती है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? तो वो डायरेक्टर उसे बताती है कि ये घर वायु का है और वायु ने फ्री में उसे ये सेट यूज करने के लिए दिया है और वो हार्मफुल इंसान नहीं है। तो ये बात जैसे ही सेट के सारे मेंबर सुनते हैं वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और वो आपस में बातें बनाने लगते हैं कि ये तो माफिया का बेटा है, मैंने सुना ये बहुत ही डेंजरस इंसान है और बहुत सारे लोगों को मारा भी है। फसाई जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से डर जाती है और वो फिर से अपना सारा गुस्सा डायरेक्टर पर निकालने लगती है और कहती है कोई बंदा तुम्हें फ्री में ये घर इस्तेमाल करने को दे रहा है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि पक्का इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा। तुम अपने बजट को बचाने के चक्कर में किसी भी एक्ट्रेस की जान को खतरे में कैसे डाल सकती हो। तो वो डायरेक्टर फसाई को समझाने की कोशिश करती है कि वायु वैसा इंसान नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। पर फसाई उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा वो वायु पर भड़क जाती है और उसे मीसा से दूर रहने को कहती है। पर वायु उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा वो सबके सामने कहता है कि वो मीसा से दूर नहीं रहेगा, जिसे सुनकर तो फसाई पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो वायु पर भड़कने ही वाली होती है कि तभी उधर से रिया की एंट्री होती है और रिया यहाँ पर सबके सामने आकर ये बताती है कि मेरा भाई मीसा का फैन नहीं बल्कि मैं उसकी फैन हूँ और मेरा भाई मेरे लिए मीसा के पीछे पड़ा हुआ था ताकि वो उसे मुझसे मिलवा सके। और रिया ये कहकर मीसा के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो क्लिक करवा सकती हूँ? तो मीसा ये देखकर खुश हो जाती है और यहाँ पर रिया मीसा के साथ फोटो क्लिक करवाती है और सबके दिल से वायु के खिलाफ जो भी गलतफहमी पैदा हुई होती है सबको मिटाती है। पर फसाई को यहाँ पर पूरा यकीन होता है कि वायु अच्छा इंसान नहीं है, वो पक्का कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है, इसलिए वो अपने भाई के पास जाती है और वायु के खिलाफ शिकायत करती है कि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमेशा मीसा के आगे पीछे मंडराता रहता है। मुझे पता है कि मीसा आपसे प्यार करती है और आप मीसा पर बहुत ही भरोसा करते हैं, लेकिन वो लड़का आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर सम्राट कहता है उस लड़के ने तुम्हारे साथ तो बदतमीजी नहीं की ना, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फिर फसाई कहती है उस लड़के ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है भाई, पर वो मीसा के आसपास घूमता रहता है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस बात पर सम्राट कहता है मीसा एक एक्ट्रेस है, उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग मंडराते रहते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोगों से डील करें। मीसा खुद कैपेबल है, वो इन सारे लोगों को हैंडल कर सकती है, तुम परेशान मत हो। अगर वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। वेल यहाँ पर सम्राट अपनी बहन को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव होता है, जितना वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं होता उतना वो अपनी बहन को लेकर होता है और यही बात मीसा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर वो ये बात सम्राट के सामने जाहिर नहीं करती और फसाई को कहती है जैसा तुम्हारे भाई ने कहा कि मैं उन सारे बंदों से डील कर सकती हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। और यहाँ पर मीसा सम्राट को कहती है कि वायु ने मेरी जान बचाई है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्यों ना हम उसे डिनर पर बुलाएं। तो इस बात पर सम्राट कहता हाँ उसने तुम्हारी जान बचाई है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। पर सम्राट को देखकर नहीं लगता कि वो वायु का शुक्रिया अदा भी करना चाहता है। इधर वायु समझ जाता है कि सम्राट इतनी आसानी से उससे नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी और मीसा वाली वीडियो को पूरी दुनिया में वायरल कर देता है, जिस वजह से ना चाहते हुए सम्राट को उसे मिलने के लिए बुलाना ही पड़ता है और वायु का ये प्लान काम कर जाता है।